इस चर्चा में स्वागत है। भाषा कितनी शक्तिशाली होती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि शब्दों का अर्थ यानी उनकी मीनिंग आखिर तय कौन करता है? आज हम भाषा, अधिकार और विदेशी शब्दों के इर्द-गिर्द बुनी एक बहुत ही पुरानी और सच कहूं तो एकदम जासूसी कहानी जैसी दार्शनिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। यह एक ऐसी बहस है जो सदियों पहले प्राचीन भारत में शुरू हुई थी, पर इसके निशान आज भी इस बात पर पड़ते हैं कि हम भाषा विज्ञान को किस तरह समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक प्राचीन विद्वान किसी पवित्र पूजनीय ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और अचानक उनकी नज़र एक ऐसे शब्द पर पड़ती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, एकदम अनजान शब्द जो उनकी अपनी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, किसी पवित्र ग्रंथ में आए ऐसे अज्ञात शब्द का अर्थ आखिर तय कैसे किया जाए? जब प्राचीन विद्वानों का सामना विदेशियों, जिन्हें उस समय म्लेच्छ कहा जाता था, द्वारा बोले जाने वाले अपरिचित शब्दों से हुआ तो एक जबरदस्त दुविधा पैदा हो गई। क्या उन्हें अपने सख्त व्याकरण के नियम लगाकर उस शब्द पर कोई अर्थ थोप देना चाहिए, या फिर बस ये मान लेना चाहिए कि विदेशी लोग असल जिंदगी में उस शब्द का प्रयोग किस तरह करते हैं? तो चलिए मीमांसा परंपरा की इस बेहद दिलचस्प पिकनेम अधिकरण बहस को करीब से देखते हैं। हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी: एक भाषाई पहेली, 2 आर्य बनाम म्लेच्छ प्रयोग, 3 व्याकरण की शक्ति, 4 विदेशी प्रयोग की समस्या और अंत में 5 शास्त्रीय सामान्य व्यवहार। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, एक भाषाई पहेली। इस पूरे रहस्य की शुरुआत तब होती है जब पवित्र और पारंपरिक ग्रंथों के भीतर अचानक से कुछ अजीब और अनजान शब्दावली सामने आने लगती है। असल प्रमाण बड़े ही हैरान करने वाले हैं। आइए उन 4 मुख्य शब्दों पर गौर करते हैं जो इस पूरी बहस के बिल्कुल केंद्र में हैं। ये शब्द हैं पिक, जिसका मतलब है कोयल, नेम यानी आधा, ताम्रस जिसका अर्थ है कमल, और सत जो कि 100 छेदों वाला एक लकड़ी का बर्तन होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन शब्दों का इस्तेमाल आमतौर पर म्लेच्छ यानी बाहरी लोग किया करते थे, लेकिन आर्यावर्त में रहने वाले आर्यों के लिए ये शब्द बिल्कुल नए और अजीब थे। उनकी आम बोलचाल में इनका कोई वजूद ही नहीं था। तो अब सोचिए, जब ये शब्द सीधे वेदों में आ जाएं तो कोई विद्वान इनका अनुवाद कैसे करें? और यहीं से हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आर्य बनाम म्लेच्छ प्रयोग। अब ये सिर्फ एक आम सी असहमति नहीं रह गई थी, बल्कि कोर्ट रूम जैसी एक औपचारिक बहस बन चुकी थी। ये बहस प्राचीन विद्वानों के पास मौजूद 2 अलग-अलग नजरियों को बहुत ही बखूबी दर्शाती है। एक तरफ था बेहद सख्त शास्त्रीय दृष्टिकोण, जो पूरी तरह से कठोर व्याकरण और शब्दों की व्युत्पत्ति पर निर्भर था, और दूसरी तरफ था थोड़ा खुले विचारों वाला समुदाय प्रसिद्धि का रास्ता, जिसका मतलब है उन लोगों के व्यवहारिक रोजमर्रा के सामुदायिक प्रयोग पर भरोसा करना जो असल में उन शब्दों को बोलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये नियम पुस्तिका और समाज के बीच की एक क्लासिक लड़ाई थी। अर्थ तय करने का असली अधिकार किसके पास होना चाहिए? आइए पहले नियम पुस्तिका वाले पक्ष को देखते हैं। भाग 3, व्याकरण की शक्ति। तंत्रवार्तिक नामक ग्रंथ में शुद्धतावादियों ने, जिन्हें हम पूर्व पक्ष या विरोधी पक्ष कह सकते हैं, अपने सख्त नियम आधारित दृष्टिकोण की जोरदार वकालत की। उनका पूरा जोर 2 मुख्य अवधारणाओं पर था: निरुक्त और व्याकरण यानी एटिमोलॉजी और ग्रामर। शुद्धतावादियों का दावा था कि ये शास्त्रीय विधियां स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ हैं। उनका मानना था कि किसी भी शब्द को उसके मूल अक्षरों में तोड़कर एक शुद्ध और प्रामाणिक अर्थ निकाला जा सकता है। उनका तर्क बड़ा ही सीधा था। ये बौद्धिक और वैज्ञानिक तरीका उन असत्यापित बाहरी लोगों पर भरोसा करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, जिनकी भाषा हमें समझ ही नहीं आती। यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 4, विदेशी प्रयोग की समस्या। शुद्धतावादी सिर्फ व्याकरण के दीवाने नहीं थे, बल्कि उन्हें विदेशियों के भाषा प्रयोग पर सख्त अविश्वास भी था, और उनका ये संदेह बिना किसी वजह के नहीं था। तंत्रवार्तिक में एक बहुत ही सटीक तार्किक क्रम समझाया गया है। पहला चरण, विदेशी भूमि अनंत है। दूसरा चरण, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है इसलिए हर जगह जाकर किसी शब्द के अर्थ की पूरी तरह से जांच करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। और अंततः तीसरा चरण, चूंकि इसका पूरी तरह सत्यापन नहीं किया जा सकता, इसलिए विदेशी प्रयोग मूल रूप से अविश्वसनीय है। ये एक बहुत ही ठोस पॉइंट था। अगर सभी जगहों का सर्वे ही नहीं किया जा सकता तो ये कैसे मान लिया जाए कि कोई अर्थ सार्वभौमिक रूप से सच है? इसके अलावा शुद्धतावादियों ने म्लेच्छ भाषा को सीधे तौर पर अपभ्रंश यानी एक भ्रष्ट भाषा का नाम दे दिया। उनका कहना था कि इन शब्दों का कोई सच्चा संस्कृत मूल है ही नहीं।
अब अगर पवित्र ग्रंथों को समझने के लिए ऐसी भ्रष्ट भाषा का सहारा लिया जाएगा तो क्या इससे शास्त्रों का अपना मोल कम नहीं हो जाएगा? उन्हें डर था कि इस संगत से वेदों के अर्थ ही दूषित हो जाएंगे। और इससे एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ जिसने शुद्धतावादियों के इस रुख को और भी मजबूत कर दिया। किसी शब्द के अर्थ को वेरीफाई करने के लिए भला कोई अनंत विदेशी जमीनों की खोज कैसे कर सकता है? क्योंकि पूरी दुनिया का चप्पा चप्पा छानना इंसान के बस की बात नहीं है, इसलिए शास्त्र की अखंडता बचाए रखने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता स्थानीय और स्थापित व्याकरण पर निर्भर रहना ही है। उनके मुताबिक आधार वही होना चाहिए जिसे व्याकरण के माध्यम से साबित किया जा सके। लेकिन सच में सोचिए, क्या ये तरीका वाकई प्रैक्टिकल है? आइए देखते हैं भाग 5 में, शास्त्र या सामान्य व्यवहार। यहां हमारा सामना शबर भाष्य में दिए गए अंतिम निष्कर्ष या सिद्धांत से होता है, जो पूर्व पक्ष के सारे तर्कों को व्यवहारिक वास्तविकता के एक ही झटके में ढेर कर देता है। शबर भाष्य की इस कमाल की पंक्ति पर गौर कीजिए। म्लेच्छ पक्षियों के पालन पोषण और उन्हें बांधने में अधिक कुशल हैं। ये एक बेहद सटीक और व्यावहारिक जवाब है। ये इस बात को उजागर करता है कि भले ही विदेशी लोग वेदों या व्याकरण का अध्ययन न करते हों, पर अपने रोजमर्रा के कामों में वो निर्विवाद विशेषज्ञ हैं। जरा सोचिए, अगर कोई म्लेच्छ चिड़िया पकड़ने में माहिर है और वो कोयल को पिग कहता है, तो लाइब्रेरी में बैठा कोई व्याकरण का विद्वान उससे इस बात पर क्यों बहस करेगा कि उस चिड़िया का आखिर नाम क्या है? सिद्धांत पक्ष एकदम साफ और सुलझा हुआ खंडन पेश करता है। पहली बात, विदेशी शब्दों के उस प्रयोग को सहजता से स्वीकार कर लिया जाए जो सीधे शास्त्रों के विरुद्ध न हो। दूसरी बात, विदेशियों की उनके अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता का सम्मान किया जाए। और तीसरी, सबसे अहम बात, जबरदस्ती व्याकरण लगाकर शब्दों के बेतुके और अस्थिर अर्थ गढ़ने से बचा जाए। अगर हम पिक जैसे किसी अनजान शब्द पर जबरदस्ती संस्कृत का नियम थोपेंगे तो शायद कुछ ऐसा अर्थ निकल आए जिसका किसी पक्षी से दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना हो, जो कि बहुत भ्रम पैदा करेगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि म्लेच्छों द्वारा प्रयोग किए जा रहे पारंपरिक अर्थ को ही अपनाया जाए। तो इस पूरी चर्चा का अंजाम बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ बलपूर्वक व्युत्पत्ति यानी जबरदस्ती नियम थोपने से सिर्फ अनिश्चितता और भ्रम पैदा होता है, हम बस अनुमान लगा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पारंपरिक स्वीकृति व्यावहारिक स्पष्टता लाती है। मीमांसा के विद्वानों ने बड़ी समझदारी से यह निष्कर्ष निकाला कि भाषा आखिरकार संवाद का एक उपकरण है और इसलिए इसके जीवित व्यावहारिक प्रयोग की अहमियत सबसे ऊपर है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए प्राचीन भारतीय ज्ञान मीमांसा से निकले इस सदियों पुराने भाषाई सच पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या व्याकरण भाषा तय करता है या भाषा बोलने वाले लोग अपना व्याकरण खुद बनाते हैं? पिकनेम अधिकरण की यह प्राचीन बहस किताबी नियमों और असली जिंदगी के संचार के बीच की उस कशमकश को दिखाती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। भाषा कोई बंद डिब्बा नहीं है, बल्कि ये एक जीवित प्रणाली है जिसे बोलने वाले लगातार एक नया आकार देते रहते हैं। प्राचीन शब्दार्थ विज्ञान की इस गहरी यात्रा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। तब तक अपने आसपास की दुनिया और भाषा पर ऐसे ही सवाल उठाते रहिए।